संशोधन के पहले अनुच्छेद 20 और 21 यानी कि मौलिक अधिकारों का जो अनुच्छेद था, उसमें आपातकाल में कौन से मौलिक अधिकार चले जाएंगे, कौन से नहीं रहेंगे, है ना, कौन से रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, इसके बारे में कुछ अलग से टिप्पणी दी। ठीक है, यह एक संवैधानिक संशोधन है जिसमें यह बात सुनिश्चित की गई कि अगर किसी भी तरह का आपातकाल हो, किसी भी तरह का राष्ट्रीय आपातकाल हो, किसी भी तरह का राष्ट्रीय आपातकाल हो, ऐसे में अनुच्छेद 20 और 21 हमेशा रहेंगे, मतलब उनका लैप्स नहीं होगा, किसी भी आधार पर नहीं जाएगा। अनुच्छेद 19 वाली बात जो है वो इसमें लिखा हुआ 358 है ना, अनुच्छेद 19 वाली बात जो है अनुच्छेद 358 सही है ना, और संवैधानिक संशोधन हो रहा है जिसके बाद ये माना गया कि किसी भी तरह का आपातकाल होगा तो क्या नहीं होगा, 20 और 21 निरस्त नहीं होगा, 20 और 21 हमेशा रहेगा। ठीक है, हमने वो बात आधी लिखी थी, उसे पूरा करेंगे ना कि असल में संवैधानिक संशोधनों के बाद आपातकाल के प्रावधानों में क्या चेंज हुआ है। मैंने मुख्य रूप से आपको इसमें 2 चीज दिए थे, वही 2 चीज बताया था, है ना। लेकिन कुल मिला के देख रहे हो 7 से 8 बदलाव हुए। ठीक है, संवैधानिक संशोधनों के बाद पहले तो 1975 का जो आपातकाल लगा, उस समय देश को जरूरत महसूस हो गई कि ये वाला जो आपातकाल लगा हुआ है इसमें जिस तरह से संवैधानिक ढांचा या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है संवैधानिक तंत्र का, है ना, गवर्नमेंट बुरा इस्तेमाल कर सकती है, दुरुपयोग कर सकती है, उससे बचने के लिए कुछ संविधान में चेंजेस लाने जरूरी है, कुछ बदलाव करने जरूरी है, तो कुछ बदलाव किए। ठीक है, वो एक अलग से कैटेगरी बना के लिख देते हैं ताकि जितने भी बदलाव हुए हैं, संवैधानिक संशोधन जितने भी हुए हैं आपातकाल के संदर्भ में, वो एक जगह लिख दिया है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नोट करना स्टार्ट करेंगे। चाहे 2-3 चीजें तो लिखनी है आप लोगों ने, 3 चीजें लिखी है ना, 2 चीज। एक तो लिखा था आंतरिक अशांति वाला, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह आ गया, और लिखित मंत्रिपरिषद लिखित नोट करिएगा। हाँ भाई, अच्छा नजदीकरण लिखवा रहे थे, पूरा करवा दें। नजदीकरण में कितना हुआ था? 10% वाली बात नहीं बताई थी, लेकिन लिखवा ली थी, है ना, कि लोकसभा के अगर 10% से अधिक सदस्य चाहते हैं, 10% सदस्य चाहते हैं कि अब यह आपातकाल निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि आपातकाल जब रिन्यू किया गया, जब दोबारा से पुनर्लागू किया गया तो 6 महीने के लिए चला, लेकिन 6 महीने के पहले ही अगर लग रहा है कि अब देश के वैसे हालात नहीं है कि आपातकाल की कोई आवश्यकता हो, तो ऐसे में लोकसभा के सदस्य स्वविवेक से अगर 10% इकट्ठा हो जा रहे हैं तो राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं और अनुमोदन कर सकते हैं कि आपातकाल को हटा दिया जाए। इस परिस्थिति में लोकसभा को विशेष अधिकार है। मेरी बात सुने, यानी यह काम राज्यसभा के सांसद नहीं कर सकते। विशेष अधिकार मतलब होता है विशेष रूप से इन्हीं को अधिकार है, ठीक है, और बाकी लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा के सांसद ऐसा कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तीसरा पार्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम संवैधानिक संशोधन लिखेंगे कि संवैधानिक संशोधन आपातकाल के प्रावधानों में क्या क्या आए हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले क्या था, फिर क्योंकि असल में क्या होता है ना कि जब भी आपातकाल की बात करते हैं तो 1975 की बात आ जाती है। 1975 के बाद आपातकाल के प्रावधानों में कई सारे बदलाव किए गए। तो कॉन्ट्राडिक्शन है कि 1972 के पहले तो ऐसा होता था। आप लोग का क्या होता है स्टूडेंट्स में कि हर बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे तो यार ऐसा हो रहा था, यानी यह प्रावधान नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय की इमरजेंसी के समय ऐसा हो गया था, आज अगर इमरजेंसी लगी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि बीच में कुछ बदलाव कर दिए। ठीक है, नोट करना है।
स्टार्ट करेंगे तीसरा वाला पॉइंट पहले नोट करिए, नोट करिएगा। देखिए आपातकाल के विषय में, आपातकाल के विषय में लोकसभा को एक विशेषाधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त है, यानी दिया गया है, संविधान के द्वारा प्रदत्त यानी दिया गया, एक ही चीज को प्रदत्त है, ठीक है। आगे लिखिएगा पूर्वविराम के बाद, इस विशेषाधिकार के अनुसार लोकसभा के सत्र में ना होने पर, लोकसभा के सत्र में ना होने पर और सत्र में होने पर, सत्र में होने पर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरीकों से अलग अलग तरीकों से आपातकाल को निरस्त करने का या खत्म करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है। यदि लोकसभा सत्र में ना हो, यदि लोकसभा या जब लोकसभा सत्र में ना हो, जब लोकसभा सत्र में ना हो तो कम से कम या न्यूनतम 10% सदस्यों द्वारा 10% किसका होगा, 10% किसका, लोकसभा के सदस्य, ठीक है। जितने सदस्य हैं उसमें उसके 10% सदस्य होने चाहिए। 10% सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को एक नोटिस दी जाएगी, और सत्र में होने पर स्पीकर को ऐसी नोटिस, लोकसभा स्पीकर को ऐसी नोटिस, लोकसभा स्पीकर को ऐसी नोटिस दी जाएगी। इस नोटिस के दिए जाने के, इस नोटिस के दिए जाने के 14 दिन के भीतर ही लोकसभा को आपातकाल को
जारी रखने पर या जारी रखने के विषय में, आपातकाल को जारी रखने के विषय में एक विशेष सत्र की परिचर्चा, एक विशेष सत्र की परिचर्चा का आयोजन करना होगा। विशेष सत्र को अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्पेशल सत्र। एक विशेष सत्र है ना, तीनों सत्रों से अलग है भाई, बजट, मानसून और शीतकालीन से अलग है, तो विशेष सत्र है ना। समझ आ गया? दोबारा समझ लेते हैं। जब लोकसभा नहीं चल रही होती है ना, तब सत्र को बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास चले गए, राष्ट्रपति का काम होगा कि 4 दिन के अंदर लोकसभा को बुलाए और विशेष सत्र चलाए। समझ आ गया? और अगर लोकसभा चल रही होगी तो किसके पास जाएंगे लोग? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर के पास जाएंगे और विशेष सत्र की डिमांड करेंगे कि 14 दिन के भीतर ये विशेष सत्र चले जिसमें आपातकाल को आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं जारी रखना है, उस पर चर्चा। क्या रहती है? यदि इस विशेष सत्र में यदि लोकसभा फैसला देती है ना, कि आपातकाल को जारी नहीं रखा जाएगा, तो ऐसे में आपातकाल को खत्म किया जा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर? नोट करिएगा। यदि इस विशेष सत्र में राष्ट्रीय आपातकाल को हटाए जाने का बिल, राष्ट्रीय आपातकाल को हटाए जाने का बिल या विधेयक सामान्य बहुमत से पास कर दिया जाता है, पास हो जाता है, तो ऐसे में आपातकाल को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक विशेष नोट बना के इनको डाल दीजिए आर्टिकल। एक काम करिए, चलिए विशेष नोट नहीं, संवैधानिक प्रावधान लिखवाते हैं, जो दो प्रावधान आप लिख चुके हैं, है ना, जो संवैधानिक संशोधन है वो लिखवाते हैं, जो दो संशोधन लिख चुके हैं आप पहले से, वो लिखवाएंगे, लेकिन बाकी मिला के 8-9 संशोधन है वो लिख देते हैं। ठीक है, लिखिएगा। हेडिंग डाल लीजिएगा। अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद के बदलाव, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद के बदलाव। ये बदलाव वो 42वां 1976 44वां है ना। जो स्पेशल मेजॉरिटी की हम बात किए थे ना, जब संविधान लिखा गया था तो तीनों तरह के आपातकालों को एक ही तरह से नापा तोला गया था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तीनों तरह के आपातकालों के लिए एक ही तरह के मापदंड का इस्तेमाल किया गया था और बोला गया था कि तीनों में से कोई भी आपातकाल जो है वो सामान्य बहुमत से आसानी से पास हो सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही?
कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लेकिन तभी तो आराम से पास हो गया था। 1975 वाला आपातकाल इतने आराम से कैसे पास हो गया, है ना? सामान्य बहुमत की जरूरत थी, राष्ट्रपति को खुद ही नहीं पता लगने वाला। 1975 में राष्ट्रपति को शोर नहीं रखता सुबह आपातकाल लग जाएगा, समझा? अगले सुबह इंदिरा गांधी जी ने दबाव देकर लगवा दिया, है ना? और राष्ट्रपति के पास कोई रिटर्न क्या नहीं था, कोई रिटर्न प्रूफ नहीं था कि कैबिनेट ऐसा चाह रही है। क्या कई सारे कैबिनेट मंत्रियों को पता ही नहीं था कि आपातकाल लग गया है। कई सारे कैबिनेट मंत्रियों को नहीं पता था कि आपातकाल लग चुका है और आपातकाल चल रहा है। मेरी बात सुन में खैर, इससे एक बात तो निश्चित है कि उस समय आपातकाल लगना बड़ा आसान। क्या मेरी बात क्लियर है? तो उससे सीख लेते हुए हमने कुछ चेंजेस किए। जिन चेंजेस में से, जिन बदलावों में से एक प्रमुख बदलाव क्या है कि अब आपातकाल केवल विशेष बहुमत द्वारा ही लगाया जा सकता है, सामान्य बहुमत द्वारा नहीं। सामान्य बहुमत द्वारा लग सकता है, लेकिन कौन सा वाला? वो जो संवैधानिक और वित्तीय, उस तरह के आपातकाल में हो सकता है। क्या मेरी बात समझ? संवैधानिक वाले में नहीं है शायद, केवल वित्तीय वाले जिसमें सामान्य बहुमत से आपातकाल लग सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे इन तीनों की इंपॉर्टेंस, इन तीनों का महत्व अलग अलग नहीं है। एक राष्ट्रीय आपातकाल है, एक राष्ट्रपति शासन है और एक वित्तीय आपातकाल है ना? तीनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग है ना, एक ही इंपॉर्टेंस है भाई। राष्ट्रीय आपातकाल, आपका संविधान क्यों लिखा गया था? मेन कारण क्या था? शुरुआत से सोचो, संविधान आखिर क्यों लिखा गया, क्या कारण है? एक सेकंड था तो वो तो अरे वो तो देश बचाने की बात कर रहे हो कि ये तो लोकतांत्रिक, ये तो मूल्य हो गए, संवैधानिक मूल्य हो गए। संविधान लिखा जो गया था, जिन लोग एकता बोल रहे हो ना, एकता अखंडता, उन्हें एकता अखंडता का मतलब ही नहीं पता था। सन 1900 कहानी सुनाई हुआ वाली ना, जवाहरलाल नेहरू वाली। कई लोग खड़े होकर भारत माता की जय चिल्ला रहे थे जब नेहरू इंटर करते हैं, और वो पूछते हैं कि भारत माता कौन है, तो उन्हें लोगों को पता ही नहीं होता भारत माता कौन है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, जब हम 1942 में जाते होंगे किसी भारत छोड़ो आंदोलन में जा रहे हैं, और जब पहुंचते हैं तो वहां पर लोग नारेबाजी कर रहे होते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जब वो सीट में एंटर करते हो और सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि भारत माता कौन है, किसकी जय कर रहे हैं। पूरे भीड़ में से हजारों आदमी से एक आदमी को लगता भारत माता है कौन? कोई कह रहा है देवी है जो पैदा हुई थी बहुत पहले, जिनके गर्भ से भारत निकला, है ना। कोई बोल रहा है कि मतलब दुर्गा मैया है, कोई कुछ बोल रहा है। इसे क्लियर ही नहीं भारत, आज तक नहीं क्लियर है भारत का डेफिनेशन क्या है, किस रंग की साड़ी पहनती है, उनका वाहन क्या है, कोई डिफाइंड है? तिरंगे की डेफिनेशन है तुम्हारे पास कि इतना लंबा चौड़ा, यहाँ रंग होना चाहिए, इतना चक्र होना चाहिए, इस रंग का होना चाहिए, डेफिनेशन है ना, परिभाषित है ना। लेकिन भारत माता क्या परिभाषा? कोई परिभाषा नहीं। मेरी बात समझ? देश के लोग क्या है, बड़े अनअवेयर, बड़े भोले भाले, क्या मेरी बात समझ? और बड़े कम जागरूक, क्या मेरी बात समझ रही? तो इन कम जागरूक लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही, या मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या लिखा गया था संविधान में, कि कभी भी कोई स्टेट, कभी भी कोई राज्य इतना शक्तिशाली ना हो जाए, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई बाहर से आने वाला, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी हो, जो भी रूल कर रहा हो, कि वो देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर दे, छलन कर दे, उन्हें खा पी के हजम कर जाए। कभी भी कोई राज्य ऐसा नहीं होना चाहिए, यह सोच के संविधान लिखा गया था। इसीलिए जितने भी संविधान लिखे गए उनमें कुछ और कॉमन हो चाहे ना हो, लेकिन एक यह बात कॉमन है, क्या? मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार सब। क्या मेरी बात सुनाई? मतलब जिस चीज के लिए संविधान लिखा गया है, बाकी चीज तो इधर उधर की चीज है ना। संविधान लिखा ही क्यों गया है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और वो चीज आपातकाल में, राष्ट्रीय आपातकाल में 3 तरह के मौलिक अधिकार खत्म हो रहे कि नहीं हो रहे? भाई आर्टिकल 30 और 58 का लिखवाया, उसमें अनुच्छेद 19 चला गया, है ना। अरे बोलो, अनुच्छेद 19 चला गया था ना, तो बात करने की स्वतंत्रता रह गई। तुम जंतर मंतर में विद्रोह कर रहे हो, है ना।
ऊपर से पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, तो सरकार तुम्हारा विद्रोह संभालेगी या आक्रमण संभालेगी? मतलब तुम्हारा विरोध संभालेगी, तुम विद्रोह नहीं कर विरोध कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा विरोध संभालेगी या आक्रमण संभालेगी? तुम विरोध करते करते जा रहे हैं कश्मीर, वहां रैली करेंगे और वहां पर पहले से ही खराब हालात है, तो सरकार तुम्हें संभालेगी, वहां के आक्रमण को संभालेगी? बड़ी परेशान वाली बात है। इसीलिए अनुच्छेद 358 में वो जो बताया मैंने कि युद्ध की स्थिति में और बाहरी आक्रमण की स्थिति में क्या डिसाइड हुआ? युद्ध की स्थिति में और बाहरी आक्रमण की स्थिति में अनुच्छेद 19 तक क्या है? खत्म है ना। अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है वो अपने आप क्या हो जाएंगे? स्वतः खत्म हो जाएंगे, कुछ हटाने की जरूरत ही नहीं। अगर युद्ध की स्थिति है, बाहरी आक्रमण की स्थिति है, तो अलग से बिल नहीं आएगा, अलग से सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा। आप खुद को मान के चलिएगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 जिनके बल पर कूद रहे हैं, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कह लेंगे, कहीं भी जॉब करेंगे, कहीं भी मूव कर जाएंगे, वो सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्या मेरी सुन रहा है? और ऐसा हो किसमें रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल, बाकी किसी में नहीं हो रहा है। किसमें हो रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो उसी अनुच्छेद 19 या उसी मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए ही तो संविधान को लिखा गया है, और वही खतरे में आ जा रहा है, उसी को हटा दिया जा रहा है। किस स्थिति में? राष्ट्रीय आपातकाल के। तो एक बात तो क्लियर है कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल कोई छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है, काफी बड़ा खतरा। क्या मेरी बात क्लियर है? और ये जब खतरा बड़े नहीं चलता है, बड़ा खतरा है, तो इसका स्वभाव विकराल हो सकता है, डरावना हो सकता है। तो ऐसे में क्या इसे सिंपल मेजॉरिटी यानी कि सामान्य बहुमत से पास करना अच्छा है? खुद सोच के बताइए। जब खतरा इतना बड़ा है कि आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, और कभी भी मौलिक अधिकार छीने आते हैं, अरे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट है, मौलिक अधिकारों को बनाने के लिए और उनके दिशा निर्देश करने के लिए कार्यपालिका विधायिका है। क्या मेरी बात सुनाई? और वही मौलिक अधिकार क्या हो जा रहे हैं? खत्म कर दिए जा रहे हैं। अरे बोलो, मेरी बात सुनाई? तो संविधान को लिखने का मूल कारण ही चैलेंज कर दिया जा रहा है, चैलेंज में आ जा रहा है। क्या मेरी बात सुन रही? संविधान को लिखने का मूल कारण क्या होता है? मौलिक अधिकार। और वो मौलिक अधिकार ही खतरे में है जब राष्ट्रीय आपातकाल लग गया। यानी राष्ट्रीय आपातकाल सारे कंडीशन से बहुत ऊपर, बहुत बड़ा खतरा है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मेरी बात सुन रही? और वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन उतने बड़े खतरे नहीं है। इसीलिए राष्ट्रीय आपातकाल के संवैधानिक प्रावधानों को लेकर कुछ बदलाव कर दिए गए, जिनमें से एक बदलाव था लिखित, ऐसे ही जारी कर देंगे। कभी कोई पागल गवर्नमेंट आ गई है ना, क्या एक बार आई भी थी, कभी कोई पागल गवर्नमेंट आ गई, आंतरिक अशांति या किसी का भी चीज का हवाला देकर तो आपातकाल लगा दी, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए। और आपातकाल का ड्यूरेशन कितने साल? अनलिमिटेड साल, अनिश्चित, 6 महीने करके बढ़ता रहेगा। बीच में इलेक्शन में नहीं हुआ, कह रही है कितना खराब सिचुएशन है कि इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है ना। कल लिखाया था कि अगर ऐसा लग रहा है देश की सरकार को कि इलेक्शन नहीं होते तो वही सरकार कंटिन्यू करेगी। अरे कितने साल कंटिन्यू करेगी? 1 साल, फिर 1 साल, फिर 1 साल, जब तक आपातकाल ना खत्म, जब तक ऐसा लगे नहीं। अरे भैया तो अनिश्चित काल तक का आपातकाल, अनिश्चित काल तक की सरकार, इतना बड़ा लूप होल छोड़ के गए थे संविधान। कभी लगा ही नहीं था कि देश के नेताओं की जो मॉरल वैल्यूज है ना, जो नैतिक मूल्य है, उनका चरण इतना हो जाएगा कि छोटी छोटी बात पर आपातकाल की धमकी दे रहे हो। कोई की कुर्सी खतरे में आ गई, आपातकाल लगा दो, है ना। कोई आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, आपातकाल लगा दो। कभी ऐसा लगा ही नहीं था। तो उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल को बाकी सारे आपातकालों के बराबर ही समझ लिया था। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल का बड़ा प्रावधान नहीं है। अरे तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स ही लिए जा रहे हैं। टैक्स को चाहे एक पैसा, टैक्स का चाहे स्टेट को एक पैसा ना दे, स्टेट भूखा मर जाए। सारी योजनाएं बंद राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर, सारी योजनाएं बंद कर दी जाए राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर। स्टेट को कंट्रोल कर रहा है, स्टेट की विधायिका, राज्य की विधायिका को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर। मेरी बात सुनाई?
जो चाह रहा है वो कह रहा है कि ये बिल नहीं बनेगा राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय आपातकाल का समय, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र सरकार की पावर सर्वशक्ति शक्तिशाली हो गई है कि अगर वो आराम से लगने वाली प्रोसेस हो जाएगी तो देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, खतरे की घंटी हो जाएगी। इसीलिए उसके प्रावधानों को थोड़ा सा क्या कर दिया गया, कठिन बना दिया गया। पहली चीज क्या की गई कि लिखित रिकमेंडेशन होनी चाहिए। दूसरा जो लूप होता, दूसरी जो कमी थी, खामी थी, क्या खामी थी? हाँ, एक खामी बहुत बड़ी ये थी कि क्या बोला था, लिखित के अलावा एक खामी ये थी कि हाँ वो तो है सशस्त्र विद्रोह वाली आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति तो हो ही रही है लोग, मेरी बात सुन भाई, किसी प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आएगा तो आपातकाल लगा देगा, मेरी बात सुन भाई। तो पहले आपातकाल स्पेशली राष्ट्रीय आपातकाल लगाना आसान था और उसे थोड़ा कठिन बनाया गया है बाद के प्रावधानों से। क्या मेरी बात क्लियर हो? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करते हैं इस चीज को जल्दी। दो चीज लिखवा चुका हूँ, शायद आपको कैबिनेट वाली बात लिखवाई कि नहीं लिखवाई? कौन वाला लिखवाइए? सशस्त्र विद्रोह वाला लिखवा दिया लो। स्पेशल मेजॉरिटी वाली बात नहीं लिखवाई ना। देखो देखो देखो, इस संवैधानिक संशोधन के पहले राष्ट्रीय आपातकाल को भी अन्य आपातकालों की तरह, ये राष्ट्रीय आपातकाल वैसे बस राष्ट्रीय आपातकाल को सामान्य बहुमत से लागू किया जा सकता था, और साथ ही साथ संसदीय सहमति के लिए दो माह की अवधि निर्धारित, 2 माह की अवधि निर्धारित, यानी कि जो हम पढ़े ना 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, वो 2 माह। सोचो सरकार चाहे तो 1 दिन में कितना कुछ कर सकती है, एक बात तो बहुत बड़ी बात है, बहुत सारी चीजें बता सकती है, और 2 माह में तो बहुत कुछ कर सकती है, सारे विपक्ष के नेताओं को क्या कर सकती है, मेरी बात सुने, सारी चीजों को बदलाव करके बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं 2 माह, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल को पहले भाई 2 माह तो लग गया ना, आपातकाल बिना संसदीय सहमति के 2 माह चल गया, केवल प्रधानमंत्री के बोलने में 2 माह चल गया, क्या बड़ी बात नहीं है? बहुत खतरनाक। तो इसे कम किया गया, पहले से 1 माह किया गया, साथ ही साथ सामान्य बहुमत की जगह विशेष बहुमत। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करो इस बात को। इस संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल को केवल विशिष्ट या विशेष बहुमत द्वारा ही पास किया जा सकते हैं। तो केवल विशेष बहुमत द्वारा पास किया जा सकेगा। और संसदीय स्वीकृति के लिए 1 माह का समय निर्धारित कर दिया गया। संसदीय स्वीकृति के लिए 1 माह का समय, यानी कम से कम 1 माह, मतलब कम से कम नहीं, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 1 माह, अधिकतम 1 माह। 1 माह के बाद थोड़ा ना हो सकता है। लिखिए एक और मजेदार बात, ये 6 महीने वाला प्रावधान तो पढ़ते हो कि इमरजेंसी 6 महीने चलेगी,
ये पहले नहीं था। एक बार अगर राष्ट्रपति ने बोल दिया और एक बार संसद में अगर बिल पास हो गया तो चलती रहेगी जब तक राष्ट्रपति खुद वापस ना दे। इमरजेंसी को वापस या बंद करने का एक ही तरीका था कि राष्ट्रपति खुद ही बोले, डिक्लेयर करे कि अब इमरजेंसी खत्म हो गई। मेरी बात सुने, कोई दिक्कत तो नहीं है? और कोई तरीका था ही नहीं कि भाई, और कोई तरीका यानी कि अगले 6 महीने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया नहीं संसदीय सहमति, एक 6 महीने चली और इसके बाद पार्लियामेंट ने वो बिल पास नहीं किया, संसदीय सहमति नहीं मिली, तो ऐसे में अपने आप निरस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्वतः निरस्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा सीन है, यहाँ पर तो एक बार स्टार्ट हो गया फिर कोई 6 महीने पे बार बार रिन्यू नहीं कराना, बार बार साइन नहीं कराना, संसदीय सहमति की जरूरत ही नहीं। एक बार संसदीय सहमति आ गई उसके बाद चलती रहेगी जब तक राष्ट्रपति खुद ही आके ना बोले कि भैया अब खत्म कर रहे हैं। बहुत बवाल होता है। मेरी बात सुने, सोचो ये कितनी बड़ी दिक्कत है। यानी शुरू करना कितना आसान है और खत्म करना कितना मुश्किल है। भाई खत्म करने के मैंने तुम्हें 3 तरीके बता दिए। लोकसभा का तरीका 10% वाला, इसके अलावा 6 महीने के पहले है ना पास ना हो, 1 महीने तो उधर शुरुआत में या फिर 6 महीने का पास है तो 6 महीने में रिन्यू ना अपने आप खत्म हो जाएगा। इसमें तो ये है कि राष्ट्रपति अगर सामने आकर बोलेगा नहीं कि हम वापस ले रहे हैं इमरजेंसी को, तो कभी भी इमरजेंसी खत्म नहीं होगी, चलेगी 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल। मेरी बात सुने, तो खतरनाक प्रावधान नहीं है, आसान, स्टार्ट करना आसान है, खत्म करने के लिए प्रावधान एक ही है, बस राष्ट्रपति का। ठीक है, इस बात को लिखोगे। देखो, इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत अब दोनों सदनों से आपातकाल का प्रस्ताव पारित होने के बाद एक बार में महज 6 ही महीने चल सकता है। एक बार में महज 6 ही महीने चल सकता है। एक बार में महज 6 ही महीने चल सकता है। आगे 6 माह के आगे आपातकाल को बनाए रखने के लिए दोबारा से संसदीय सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। दोबारा से संसदीय सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो ये हो गया जहां पर ऑटोमेटिकली स्वतः से आपातकाल खत्म अब हो सकता है, पहले नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ आ गई? कोई समस्या तो नहीं है इसमें? भाई जब 6 महीने पर रिन्यू कराना पड़ रहा है, यानी रिन्यू नहीं होगा 6 महीने बाद, तो अपने आप आपातकाल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं समझे बात? और ये चीज पहले थी नहीं कि 6 महीने में रिन्यू कराना है, तो एक बार लगा दिया, कंटिन्यूड। क्या मेरा क्लियर है? दूसरी क्या बात भाई, इमरजेंसी को हटाने का दूसरा तरीका क्या होता है? तीसरा तरीका क्या रहेगा? लोकसभा कि लोकसभा के सदस्य क्या करेंगे? 10% सदस्य विशेष सत्र के लिए या तो स्पीकर के पास जाएंगे या फिर राष्ट्रपति के पास जाएंगे आपातकाल के लिए विशेष सत्र, और राष्ट्रपति या स्पीकर जो है वो विशेष सत्र आयोजित करेगा और उसमें देख लेगा कि लोकसभा क्या चाह रही है। अगर लोकसभा चाहेगी कि आपातकाल हटना है तो हटा भी सकते हैं। सारी शक्तियां किसके पास आ गई? लोकसभा के पास आ गई ना, राष्ट्रपति के पास थी और लोकसभा के भी पास आ गई। क्या मेरी बात क्लियर? लोकसभा के पास विशेष अधिकार आ गया कि वह अगर अकेले चाहे तो आपातकाल को हटा सकती है, यानी कि आपातकाल को हटाने का प्रावधान और इजी हो गया। मेरी बात समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो नोट करोगे। ठीक है, इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत
या इसके अंतर्गत लोकसभा को आपातकाल को हटाने के संदर्भ में विशेष अधिकार दिए गए। आपातकाल को हटाने के संदर्भ में विशेष अधिकार दिए गए। विशेष अधिकार दिए क्लियर। और कौन से अधिकार? आर्टिकल 20 और 21 वाला लिखिएगा, आगे लिखिएगा। इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो हेडिंग लिखा हूं बदलाव वाली वही तो एमसीक्यू में लिखा है ना सब। इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत इसके अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 तो किसी भी तरह के आपातकाल में, किसी भी तरह का अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसी भी तरह के आपातकाल में, किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में, किसी भी विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट परिस्थिति में अप्रभावी या प्रभावहीन नहीं बनाया जा सकता। यानी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जीवित रहेगी आपातकाल में। यह चीज कब नहीं थी? 1976 के सन में आ गए, 1978 के, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो वो चीज कारण मिला था ऐसा किया तो गया था, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे सरकार को लगता है कि भाई बार बार लोग अपने जीवन की मतलब पहली बार देखो बात है आर्टिकल 21 की जो बहुत सारी चीजें हैं ना वो बाद में एक्सप्लोर किया गया, उन्हें बाद में जोड़ा गया कि जीवन जीने के अधिकार में और करके आता है, ठीक है। जैसे जीवन जीने के अधिकार में अच्छी वायु का अधिकार, अच्छे खाने का अधिकार, अच्छी शिक्षा का सब तरह का अधिकार आता है, ठीक है। जैसे अभी आपने सुना होगा मिलावटी भोजन वगैरह सब चल रहा है, काफी चेक चल रही है हर जगह मिलावटी भोजन को लेकर। तो आप चाहिए तो आप भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मेरी बात सुने। आप इस बात का दावा कर सकते हैं कि इस मिलावटी खाने से आपके अच्छे जीवन के अधिकार या जीवन के अधिकार का हनन होगा। कैमरे समझ आ रही है? गए भी होंगे कुछ लोग, कुछ लोग है ना जो जो जुडिशरी एक्टिव लोग होते हैं वो गए भी होंगे, लेकिन जो डायरेक्ट सक्रिय लोग होते हैं वो गए भी होंगे, जो सक्रिय वकील होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है 21 के बारे में स्पेशली जो आगे आने वाले वर्ष यानी 1980 के बाद के दशक में ज़्यादा खोज जाते हैं। उसके पहले केवल जीवन जीने का अधिकार को जीवन जीने का अधिकार माना था, इसमें बहुत सारे अधिकारों की निहितता को देखा नहीं जाता था, लेकिन अब जीवन जीने के अधिकार के साथ बहुत सारे अधिकार निहित सतह मान दिया था। मेरी बात सुने। साफ पानी का अधिकार, साफ पानी कितना जी पाओगे? हाँ, अभी नल से कोई बस्ती में गंदा पानी कर ले तो क्या करो? अमेरिका चंदानी क्या चल जाओगे? सब जगह पर इस्तेमाल किया, बस्ती खाली करो, प्रैक्टिकल वाला काम करोगे कि नहीं करोगे? लेकिन आपका अपने राज्य से आपको अपनी सरकार से साफ पेयजल, शुद्ध पेयजल की मांग रखने का अधिकार है। मेरी बात सुने, क्यों अधिकार है? क्योंकि जीवन जी ही नहीं पाएंगे तो जल नहीं जाएगा। क्या वजह सुनना रही? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए 20 और 21 को क्या किया गया? पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहले ऐसा नहीं था, 1978 के पहले ऐसा नहीं था, यह बाद में संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। क्या वजह सुनना कोई दिक्कत नहीं है? अगला नोट करिएगा। लेकिन अच्छा हाँ, एक और बात, क्या यह तीनों तरह की इमरजेंसी क्या न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है? न्यायिक समीक्षा आएगी पक्का? न्यायिक समीक्षा के परे क्या है? कुछ नहीं। हर एक चीज है, लेकिन सोचो क्या? न्यायिक समीक्षा के परे क्या है? अरे सोचो, बता चुका हूं। कौन सा निर्णय
कौन सा सोच, कौन सी नीति या कौन सा एक्शन न्यायिक समीक्षा के परिधि? अरे जिसका नोट नहीं बनने दे रहे थे जी। अच्छा सर, हाँ, कैबिनेट में जो कैबिनेट मीटिंग की जो वार्ता है या कैबिनेट के द्वारा दिए गए प्रस्ताव या मंत्रिपरिषद के, देखिए मंत्रिपरिषद भी वही प्रस्ताव दे रहा है राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद वही प्रस्ताव दे रहा है राष्ट्रपति को जो कैबिनेट से उसके पास पहुंचे हैं। मेरी बात समझ? तो वह न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं। मेरी बात समझ? अगर कल मंत्रिपरिषद ने यह घोषणा कर दी कि भारत की आबादी ज्यादा हो गई है, आधे लोगों को फांसी दे दो, मेरी बात सुन रहे नहीं समझे बात? तो यह न्यायिक समीक्षा से परे का विषय है, गलत है, लेकिन न्यायिक समीक्षा से परे का विषय है। ये पूछा नहीं जाएगा, कोई भी न्यायालय यह नहीं पूछेगा कि यह आइडिया किसका था और किसका दिमाग में पहली बार आया था, ये बताइए मोदी जी। मेरी बात सुन रही? ये किसने कितना खराब आइडिया दिया? मेरी बात सुन रही? बहुत सिंपल सी बात है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं होती है, अन्यथा लगभग हर एक चीज न्यायिक समीक्षा का विषय होती है। ठीक उसी तरह से आपातकाल भी न्यायिक समीक्षा का विषय होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? पहले नहीं था, इस संवैधानिक संशोधन के अंदर लाया गया। ठीक है, नोट करेंगे, देखिए इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा की परिधि में लाया गया। परिधि समझते हैं ना? इसके अंदर न्यायिक समीक्षा की परिधि में लाया गया। अगर इस बारे में एक चीज पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ तो मैं बताऊंगा। मैंने आपको अलग से इंटरनेट डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह नहीं पाया, क्योंकि कल इसके बारे में अच्छे से चर्चा हो गई, तो उससे नहीं पाया, उसे भी अलग से नोट कर लीजिएगा, नोट करवा कर लेंगे ना, वो समझ गया मेरी बात। ठीक, देखिएगा अब इसमें एक और चीज बताओगी, जो आर्टिकल 356 है ना, या अनुच्छेद 356 है, जिसके तहत किसी राज्य पर क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। मेरी बात समझ आ गई? किसी राज्य पर लगता है आपातकाल है, लेकिन उसी को संवैधानिक आपातकाल बोलते हैं या राज्य का आपातकाल बोल सकते हैं। हालांकि जो भी छोटी मोटी या जो भी इस तरह की पब्लिकेशन की किताबें आप पढ़ रहे हैं जिसमें राज्य का आपातकाल लिखा हुआ है, वह सब चीजें क्या है? अधूरी, गलत, क्योंकि राज्य का आपातकाल तो आप अभी भी देख के आ रहे हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भी लग सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भी राष्ट्रीय आपातकाल किसी राज्य में भी लग सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए अनुच्छेद 356 के तहत जो आपातकाल है उसे राज्य का आपातकाल कहना सही नहीं है, उतना सही नहीं। मेरी बात समझ आ गई? क्योंकि राज्य पर आपातकाल तो राष्ट्रीय आपातकाल का एक भाग भी था और वैसे भी लग जा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो अनुच्छेद 356 है उसमें क्या था कि अगर एक बार आपातकाल लग गया है ना, तो वो भी अनलिमिटेड समय के लिए राष्ट्रपति शासन लग गया, तो जब तक राष्ट्रपति खुद अनाउंस नहीं करेंगे तब तक वो शासन लगा रहेगा, यानी उसका भी अनिश्चित काल ही का समय है। उसमें दोबारा रिव्यू करवाने वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया है, उसमें भी फेरबदल कर दिया, उसमें बदलाव कर दिया गया है। बदलाव किस मामले में किया गया है? बदलाव क्या किया गया है कि जो मैक्सिमम लिमिट है राष्ट्रपति शासन की किसी भी राज्य पर, उसे 1 साल के लिए नहीं, उसे 3 साल के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए कर देंगे, नहीं, उसे 3 साल के लिए कर दिया 356, ठीक है, उसे 3 साल के लिए कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट करेंगे, इस बात को नोट करिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356
के अंदर या के द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि को की अधिकतम अवधि को 3 वर्ष के लिए सीमित कर दिया है, जो कि पहले अनिश्चित काल के लिए थी। अब एक बदलाव 42वें संविधान संशोधन से भी हुआ, उसके बारे में अलग से देते हैं। इसका मान लीजिए एक अपने बदलाव लिखिएगा 42वें, लिखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल न केवल पूरे देश पर किसी एक प्रदेश पर, न केवल पूरे देश पर, किसी एक या अधिक प्रदेश पर। क्या राष्ट्रीय आपातकाल किसी राज्य के भाग में भी ले सकता है? क्या बस्ती में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है? जैसे तुम लोग की अपनी बात करते हो तो कोई भाग लग सकता है, पक्का ले सकता है राष्ट्रीय आपातकाल? नहीं लग सकता है। किसी भी कुछ डिसाइड नहीं किया गया, डिसीजन छोड़ दिया गया। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि पूरे राष्ट्र पे ही लगे, किसी एक राज्य पर या राज्य के किसी भी भाग पर लग सकता है। यही संविधान संशोधन है। मेरी बात सुने, केवल राष्ट्र पर और राज्य पर नहीं, या एक से अधिक राज्यों पर नहीं, राज्य के किसी भी छोटे क्षेत्र पर लगाया जा सकता है। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लगाया जा सकता है जरूरत के समय। ऐसा नहीं कि भाई किसी एक जगह, किसी 4 डिस्ट्रिक्ट में टेररिस्ट घुस गए, है ना, किसी 10 डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए टेररिस्ट घुस गए उसमें, है ना, तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे राज्य के ऊपर आपातकाल लगाना, है ना। आप चाहिए तो वो 10, 12, 15 जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है उन पर आपातकाल लगाइए, और वहाँ पर वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की कानून व्यवस्था सब कुछ अपने हाथ में ले लीजिए। मेरी बात सुन रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरे के पूरे राज्य की विधायिका को अलग से परेशान करने की जरूरत नहीं। इस बात को नोट करिएगा। क्या लिखा? ना केवल देश पर या एक या अधिक राज्य पर, ठीक है, साथ ही साथ सही बात है, प्रदेश में चाहिए, साथ ही साथ प्रदेश के या राज्य के किसी भी प्रांत पर लगाई जा सकती है, ठीक है। प्रांत पर लगाई जा सकती है, क्षेत्र पर लगा सकती है, ठीक है। और कुछ पूछना है आप लोग को? आज आप बात कर अभी लिखवा देंगे, सब करवा देंगे, आज करवा देंगे। आवाज़ नहीं निकलती। लिखिए आर्टिकल 356 हेडिंग डालिए, अनुच्छेद 356 करवा देंगे।
पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राज्य का आपातकाल या इस तरह का जो आपातकाल है, मैं भी देखिए फिर बोल रहा हूँ राज्य का आपातकाल, हालांकि इसे राज्य का आपातकाल बोलना बहुत सही है, मेरी बात सुन रहे। राष्ट्रपति शासन बोलना से ज्यादा सही है, राष्ट्रपति शासन बोलना से ज्यादा सही है। राष्ट्रपति शासन अब तक अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में कुल मिलाकर 115 से अधिक बार लगाया जा चुका है, लगाया जा चुका है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन की खासियत क्या रही कि एक तरह से देखा जाए तो जब अच्छा लगाया क्यों लगता है, ये बताइए लगाया क्यों लगता है, फिर खासियत हाँ, लेकिन वो संवैधानिक कायदे का उल्लंघन हुआ है कैसे पता चला? बताया जाता है, ठीक है। राज्यपाल से परामर्श, राज्यपाल के पीछे इतना पड़े रहते हो, राज्यपाल किसका आदमी है? जो केंद्र बताएगा, जो केंद्र रात में व्हाट्सएप पे भेजेगा कि ये बोल देना है, मेरी बात सुनाई, वो राज्यपाल भेज देगा, समझा? राज्यपाल आदमी किसका है? केंद्र का, या केंद्र सत्ता की सरकार है उसका, तो जो बोलेगा वो करना ही पड़ेगा। बताओ सोच के, वैसे बताओ। संवैधानिक तंत्र की विफलता है ना, राष्ट्रपति शासन का मतलब संवैधानिक तंत्र की विफलता, और संवैधानिक तंत्र की विफलता कब होती है, कब मानी आती है? जब जिस तरह से संविधान लिखा गया है या जिस तरह से संवैधानिक अपेक्षा है किसी राज्य को चलाए जाने की, वो उन अपेक्षाओं की पूर्ति ना हो रही हो, और इन अपेक्षाओं का मापदंड किसे माना गया है? इस संवैधानिक अपेक्षाओं का मापदंड किसे माना गया है? राष्ट्रपति को। मापदंड राज्यपाल को मान लेंगे। अभी सिखाया राज्यपाल क्या बोलता है? राज्यपाल किसका आदमी है? केंद्र का आदमी, मेरी बात है, इज ए एजेंट ऑफ सेंटर, केंद्र का एजेंट है ना, केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव। ज्यादा अच्छी भाषा में बोला जाए, राजनीति की भाषा में बोला जाए तो क्या है? केंद्र का प्रतिनिधि है राज्य में। राज्यपाल कौन है? केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में, अच्छी भाषा में। असल में देखा जाए तो केंद्र का एजेंट है। राज्यपाल को लेकर इतना बवाल है, केरल में बताया था इतना बवाल है राज्यपालों को लेकर। राज्यपाल एक ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति है कि यदि केंद्र में अलग सरकार है, अलग पार्टी की सरकार है, और राज्य में अलग पार्टी की सरकार है ना, तो राज्य सरकार के नाक में दम करके रखता है। मेरी बात सुने, उन्हें बिल के लिए, उन्हें कोई छोटे मोटे कानून विधेयक के लिए उन्हें नाकों चने चबवा देता है, पास ही नहीं करेगा, भेजेगा, रोक लेगा। मेरी बात सुन रहे नहीं? सुन रही बात? ऐसा ही हुआ केरल में। केरल में ही किसी बात को लेकर बड़ी चर्चा है, इसी बात को लेकर, हालांकि राज्यपाल तो नहीं लेकिन उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री का आप तनाव अक्सर देखते रहते हैं। मेरी बात सुनाई? इतना महत्वपूर्ण पद है कि साइन ही नहीं करेगा, साइन के लिए रोक के भेज देगा राष्ट्रपति के पास, बोलेगा राष्ट्रपति से चर्चा करके बताएंगे। अब आप लटके रहिए 2 साल के लिए, 2 साल 3 साल तक हो सकता है कोई बिल ही ना पास होने लगे। मेरी बात समझ? उसमें कोई समय सीमा ही नहीं है राज्यपाल के पास। भाई राज्यपाल की शक्तियाँ कुछ राष्ट्रपति से मेल खाती हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास पॉकेट विंडो की कोई समय सीमा है क्या? नहीं है ना? इसी तरह राज्यपाल के पास कोई समय सीमा नहीं है, जब तक मन करेगा तब तक बैठाए रखेगा। अभी हम नहीं पढ़ेंगे, या बोल देगा इसे रखे हैं, राष्ट्रपति को दिखाएंगे तब भेजेंगे, उनसे साइन कराएंगे, उनसे परामर्श लेंगे, ये बोल देंगे। जब हमारे और राष्ट्रपति के बीच में तो आज समय होगा 5-6 दिन का, तो हम लोग आपस में बात करेंगे, है ना, और तब सोचेंगे इसका क्या करना है। मेरी बात सुने? इस चक्कर में बहुत सारे बिल, बहुत सारे अच्छे बिल पड़े रह रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। देखो राज्यों का और केंद्र और राज्य का जो समीकरण है या जो रिश्ता है, उस रिश्ते को लेकर बड़े सवाल आते हैं क्वेश्चन, स्पेशली यूपीएससी मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर तुमने सिलेबस की कॉपी निकाल ली होगी, सिलेबस की कॉपी निकाली है, यहाँ से तो मिली है तुम्हें सिलेबस की कॉपी, मिली है ना? तो उसमें GS2 में एक पूरी हेडिंग यही है
कि केंद्र और राज्य के बीच में रिश्ते कैसे, सेंटर स्टेट रिलेशन। मेरी बात सुन रहे हैं? मेरी बात सुन रहे हैं? तो उसमें राज्यपाल का रोल इतना अहम है, ठीक है, कि राज्यपाल के परामर्श से तो हो जा रही बात सही है। अगर किसी भी तरह के कम उल्लिखित शब्दों का उपयोग हो जाता है संविधान में, तो उसका किस तरह से दुरुपयोग होता है वो आप देखिए। तो ठीक उसी तरह से पहले तो लिखा गया था कि संवैधानिक तंत्र की विफलता की वजह से राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की परामर्श से लगाया जा सकता है। राज्यपाल बताया मैंने केंद्र का आदमी, राष्ट्रपति भी किसका आदमी, एक तरह से केंद्र का है, मंत्रिपरिषद जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। दोनों आदमी को कंट्रोल कौन कर रहा है? केंद्र कर रहा है। मेरी बात सुनाई नहीं समझे बात? मैंने सड़क में गड्ढे खोद दिए और सामने अपनी क्लिनिक बना ली। अब जब भी तुम आ रहे हो तुम्हारा एक्सीडेंट हो रहा है। मेरी बात सुनाई नहीं समझे बात? और एक और काम कर लिया, ईंटे की दुकान बगल में खोल ली। मेरी बात सुना रही? अगर तुम्हें और हर रोज डाल देता हूँ, रोज मेरे यहाँ से ईंटा खरीद के ले आके मैं गड्ढा भरते हो, रोज रात में फिर दोबारा मैं अपनी दुकान पर उठा ले आता हूँ। क्या मेरी बात सुनाई? तो या तो ईंटा खरीदोगे मुझसे या मुझसे दवाई खरीदोगे। समझ में आ रहा है? दोनों चीज को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद का कहने पे काम कर रहे हैं, यानी केंद्र का इंसान, और राज्यपाल भी केंद्र का इंसान। अब यह बताओ कि केंद्र की सरकार में, केंद्र में अगर कोई ऐसी सरकार बैठी है जो राज्य सरकार के विरोध में, या राज्य सरकार में जो बहुमत वाली पार्टी है उसके विरोध में है, तो क्या ऐसे में क्या बिलों को पास होने में दिक्कत नहीं आएगी? आएगी, पहली बात। दूसरी बात, जज चाहेगा तो राष्ट्रपति शासन हटा लगवा देगा, बोलेगा यहाँ का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया। अब संवैधानिक तंत्र अगर प्रॉपरली व्याख्या नहीं है इस बात की, प्रॉपरली शब्दों में, असल शब्दों में परिभाषित नहीं है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता को कैसे परिभाषित करें, है ना? किन चीजों पर या किन चीजों की अनुपस्थिति को हम मान लें कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो ऐसे में तो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कहने पर या फिर केंद्र के कहने पर केंद्र ही बड़े आराम से राज्य के ऊपर लगा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? नहीं समझ पाएगा भाई? केंद्र का आदमी राष्ट्रपति, केंद्र का आदमी राज्यपाल, राज्य और केंद्र में खटपट हुई, समझ रहे हो? अरे ममता बनर्जी और मोदी जी में खटपट हो गई। मेरी बात समझ आ रही है? ममता बनर्जी ने मोदी जी को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, समझ रहे हो ना? अब इस खटपट के चक्कर में क्या हो सकता है? देश के संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यपाल बैठा है, केंद्र का आदमी बोलेगा संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। मेरी बात सुनाई? अगर संवैधानिक तंत्र परिभाषित नहीं तो संवैधानिक तंत्र किसे बोलोगे? दिक्कत ये है। तो संवैधानिक तंत्र की एक व्याख्या की गई ताकि केंद्र इतना मजबूत ना हो जाए कि राष्ट्र के अधिकारों को बार बार छीनता रहे। तो इसलिए संवैधानिक तंत्र की विफलता को प्रॉपरली परिभाषित किया गया और यह बोला गया कि अगर संविधान का मूलभूत ढांचा या संविधान के जो मूल संवैधानिक मूल्य है, मूल संवैधानिक मूल्य है, अगर उनमें किसी तरह की परेशानी आती है तो हम यह मान सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र जो है वो राज्य में विफल हो गया, है ना? और राष्ट्रपति के परामर्श पे राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? चलिए ठीक है, इसके बारे में कल पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना? फास्ट टाइम अभी नहीं आएगी, आपको जो भी आ रहा है ऐसे पूछ लीजिए आप। नाम आने के हमें कीजिए पढ़ाना उनके पास स्टेट की पावर